केरल की बात करेंगे, जहां पर एक हथनी की मौत ने पूरे देश की संवेदना को झकझोर दिया है। ऊपरी तौर पर देखने में ये एक हथनी की मौत का मामला लग सकता है, लेकिन असल मायने में ये इंसानियत की मौत है। भला किसी बेजुबान को कोई इंसान बारूद से भरा फल कैसे खिला सकता है, सवाल सबके मन में है। लेकिन केरल में ठीक ऐसा ही हुआ है। ये हथिनी अगर बोल पाती तो पूछती इंसानों से, मैंने क्या बिगाड़ा था तुम्हारा? क्या तुम पर यकीन करना मेरा कसूर था? ये अगर बोल पाती तो आंखों में आंखें डालकर पूछती हमसे कि तुम खुद को कैसे मानव कह लेते हो। ये पूछती वो तमाम सवाल जो देश के हर उस शख्स के मन में उठ रहा है जिनमें जरा भी इंसानियत शेष है। इस हथिनी के साथ पूरे देश की संवेदना जुड़ गई है। बॉलीवुड एक्टर की सुनिए, शायद जानवर कम जंगली होते हैं और मानव ज्यादा अमानवीय होते जा रहे हैं। उस हाथी के साथ जो हुआ वो बेहद दिल दुखाने वाला है और किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं किया जा सकता है और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। केरल के पलक्कड़ जिले में 27 मई को जो कुछ हुआ वो झकझोरने वाला है। नदी के पानी में मुंह डाले खड़ी निरीह हथिनी की ये तस्वीर हमारे इंसान होने पर बड़ा सवाल है। कोरोना की खबर भूलकर चौक चौराहे से लेकर सोशल मीडिया में यही बातें हो रही हैं कि कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है क्या? ये क्रूरता की इंतहा है, ये संवेदनहीनता की हद है। इस वीडियो के पीछे की कहानी आपको झकझोर देगी। एक गर्भवती हथिनी खाने की तलाश में जंगल से भटककर गांव पहुंच जाती है, लेकिन वहां उसके साथ इंसान की भेष में शैतानों ने ज्यादती की तमाम सीमा पार कर दी। आरोप है कि हथिनी को अनानास में पटाखे भरकर खिला दिया। बारूद की जलन से बेचैन ये हथिनी वेलियार नदी पहुंच गई। 3 दिन तक पानी में मुंह डाले खड़ी रही, लेकिन ना मां बची ना मां की कोख में पल रहा बच्चा बचा। We observed this animal on 23rd. That was in the forest. So when staff, we actually got information from local people that there is a injured, elephant, single elephant roaming around close to the buffer area. I mean, between the private and the forests. So when our staff went to saw, they saw that the lower jaw portion was exposed, and the animal was not feeding. It was moving around. Then after some time the animal was lying down. So in the whole day it was not feeding. On 24th the animal was again in that position. Sometimes it was lying down and one time it was coming up again. But this whole time 24 hours there was no feeding. Like it was trying to look for water here and there, only that thing. Then I think on 24th we got information that the elephant had come down and came into this stream. उसका कसूर क्या था? क्या इंसान पर भरोसा करना उसके लिए जानलेवा साबित हुआ? यकीन नहीं होता ये उस सूबे में हुआ जहां इंसान और हाथियों के बीच दोस्ताना रिश्ते हैं, जहां हाथियों की पूजा होती है, जहां कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हाथियों के बगैर पूरा नहीं होता। फिर ये याराना कैसे टूट गया? सबसे पहले केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए। कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। इंसानी अत्याचार की ये कहानी जिसने भी सुनी स्तब्ध रह गया। सोशल मीडिया पर गुस्से से भरी प्रतिक्रियाएं देखने को मिली। उद्योगपति रतन टाटा ने लिखा, ये दिल दहला देने वाली घटना है। उन्होंने इसे इंसान की हत्या जैसी वारदात माना। एक्ट्रेस श्रद्धा कपूर ने ट्वीट किया, कैसे, आखिर कैसे हो सकता है? क्या लोगों के पास दिल नहीं है? मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका है।
दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एक्टर जॉन अब्राहम ने ट्विटर पर लिखा, ये हमारे लिए शर्म की बात है। मुझे एक इंसान होने पर शर्म आ रही है। शर्मसार पूरा देश है, लेकिन जिनकी वजह से हथिनी की मौत हुई, शायद उन्हें शर्म नहीं आती। आज तक ब्यूरो। बेजुबानों की आवाज बनने वाली मेनका गांधी केरल की घटना को लेकर काफी आहत है। उनके साथ बातचीत की आज तक संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने। गांधी जी, मैम, जिस तरीके से वहां पर घटना हुई है उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? ये जो घटना हुई है, ये भगवान करे आखिरी घटना हो, लेकिन मुझे डर है कि आखिरी घटना नहीं होगी। हम लोग तो गिन रहे हैं या हथिनी, जो गर्भवती हथिनी को हम लोगों ने मारा है, लेकिन आप ये नहीं गिन रहे हैं कि इस बीच में वो जो बम की वजह से कितने सारे जानवर मरे हैं इन 3 महीनों में। तो आप हाथी को ये मत सोचिए कि बस एक हथिनी की मौत हुई। मौत अगर हुई है तो हम सब लोगों की। राज्य सरकार अलग अलग तरीकों की दलील दे रही, वो कह रही कि सुअर को मारने के लिए, जंगली सुअर को मारने के लिए इस तरीके के कदम उठाए गए। हाँ, उन्होंने इजाज़त दी थी जंगली सुअर को मारने के लिए, लेकिन बम फैक्ट्री की इजाज़त भी दी उन्हें। आखिर वो अगर बम रख सकता था अनानास में, तो इसका मतलब प्रोफेशनल बम था। वो प्रोफेशनल बम आप और मैं बैठ करके अपने घर में तो नहीं बना सकते ना, ये तो हम खुद मर जाएंगे। तो इसका मतलब है कहीं मल्लापुरम में 2-3 जगह होंगे जहां कोई बैठ करके कमरे के अंदर बम बना रहे हैं। आज हाथी पर इस्तेमाल किया, आखिर हाथी ने खुद ब खुद तो लिया नहीं, उसको मुंह में घुसेड़ दिया गया ना। तो आज वो बम मारेंगे हाथी पर, कल इंसान पर। केंद्र सरकार और राज्य सरकार इस पर किस तरीके से कड़े कदम उठाए जिससे कि आगे इस तरीके की घटना ना हो? सबसे पहले केंद्र सरकार ये वर्मिन बकवास उठाए। कभी एक जानवर को वर्मिन, कभी दूसरे जानवर को वर्मिन बना करके फिर ये सारे एंटी सोशल्स आते हैं और अपने बंदूकें, बमों के साथ बाकी सबको मार देते हैं। दूसरा ये है कि हाथी को प्राइवेट ओनरशिप से हटा दें एकदम से। केरला में जो 600 जानवर मरते हैं, 600 हाथी मरते हैं हर साल, एक भी हाथी नेचुरल डेथ का नहीं है, सब मारे जाते हैं। कोरोना के इस दौर में मुंबई डरी हुई थी कि कहीं चक्रवाती तूफान निसर्ग उसको बर्बाद न कर दे। वो तूफान मुंबई के समुद्री किनारों से बेहद रफ्तार के साथ टकराया। 3 घंटे तक अपना असर भी दिखाता रहा, लेकिन फिर उसके तेवर ढीले पड़ गए और इस तरह मुंबई के लोगों ने राहत की सांस ली। समंदर में ऐसा उफान मुंबई ने पिछले 129 सालों में नहीं देखा था। इस तरह कुदरत का कहर बीते 129 सालों में मुंबई पर नहीं गिरा था। कान के पर्दे फाड़ देने वाली हवाओं की ऐसी आवाज बीते 129 सालों में नहीं सुनाई पड़ी थी। निसर्ग चक्रवात ने मुंबई पर चढ़ाई की तो तबाही के साजो सामान से लैस होकर मुंबईकरों ने किसी चक्रवाती तूफान की ऐसी हुंकार पहले कभी नहीं सुनी थी। स्पीड है, वो स्पीड पेस पकड़ रही है। आप वाशी ब्रिज पे आप देख सकते हैं, अभी का अगर विंड स्पीड आपको बताएं तो ये 100 से 110 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में विंड चल रहा है। और जो मुंबई का यूजुअल मॉनसून होता है उसमें जो विंड स्पीड होती है वो मैक्सिमम 40 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार पे जाती है। अरब सागर में एक दबाव बना और उससे निकले निसर्ग चक्रवात ने लहरों को मुंबई के किनारों से जोर आजमाइश के लिए भेज दिया। लहरें जमीन पर टकराईं तो इसका असर आसमान तक पहुंचा। मुंबई में मूसलाधार बारिश का दौर शुरू हो गया। इस वक्त हम वाशी ब्रिज पर मौजूद हैं और हवाएं बहुत ही ज्यादा तेज हो गई है और इस ब्रिज पर जो पोल्स के ऊपर जो एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स थे वो ज्यादातर गिर चुके हैं। यहाँ पर आप देखिए लाइन से जो बोर्ड्स हैं, बड़े बड़े ये एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स हैं और ये सारे के सारे जो बोर्ड्स हैं वो इस पोल्स पर लगे हुए थे, सारे अब इस लेन पर गिरे हुए हैं। 120 किलोमीटर की रफ्तार से साए साए करती हवाओं के जोर से पेड़ अपनी जड़ों से उखड़ गए।
छतों पर छाए टीन के टप्पर उड़ गए, मोटरसाइकिलें उड़ गईं। जैसा पहले से अनुमान था उसी के हिसाब से दोपहर करीब 3 बजे चक्रवाती तूफान निसर्ग समुद्र तट से टकराया और उसके साथ ही समंदर में ही जैसे तूफान उठ गया। समंदर में 6-6 फीट ऊंची लहरें उठने लगी। तमाम इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ झमाझम बारिश भी होने लगी। तूफान की आशंका से लोग पहले से ही घरों में कैद थे। तूफानी हवाओं में नवी मुंबई में बस स्टॉप के बोर्ड धरती पर आ गिरे। तूफान जब अपने शबाब पर पहुंचा तो चारों तरफ बर्बादी के निशान छोड़ने लगा। इस तरीके का डिस्ट्रक्शन मुंबई में फिलहाल देखने को मिल रहा है। अब साइक्लोन करीब करीब हिट कर चुका है अलीबाग के पास में, और उसके बाद ये विंड का स्पीड जो है, ये हवा की रफ्तार जो है वो और बढ़ सकती है। तब और किस तरीके से ये डिस्ट्रक्शन देखने मिलेगा वो देखना है। हालांकि अभी तक कोई बीएमसी के लोग यहाँ पर नहीं आए हुए हैं। मुंबई के समुद्र तट पर निसर्ग तूफान के टकराने से पहले ही बांद्रा वर्ली सी लिंक पर ट्रैफिक की आवाजाही रोक दी गई। एयरपोर्ट पर भी सभी उड़ानों को रोक दिया गया। जहां खतरा ज्यादा था वहां से लोगों को पहले ही सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया। मछुआरों को गुरुवार को भी समंदर में न जाने की हिदायत दी गई है। तूफान से निपटने का जिम्मा एनडीआरएफ के पास था, जिसने 20 टीमें तैनात कर रखी थी। खासकर कोरोना के काल में इस दो तरफा चुनौती से लड़ना ज्यादा कठिन काम बन गया। जो पहला कर्तव्य राज्य सरकार या केंद्र सरकार का होता है कि लोगों की जान किसी भी हालत में बचाई जाए, और इसके लिए हम लोग इवैक्यूएशन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमको समय रहते जो प्रेडिक्शन मिल जाता है, फोरकास्ट मिल जाता है, तो इसके आधार पर इवैक्यूएशन होता है। तो इवैक्यूएशन कारगर हुआ है। इसका एक ही तरीका है समझने का कि लॉस ऑफ लाइफ नहीं के बराबर हो या नहीं हो। तो मुझे लगता है कि इवैक्यूएशन इस मामले में कारगर हुआ है, साइक्लोन निसर्ग में कारगर हुआ है। निसर्ग तूफान किसी के लिए खौफ का पर्याय था तो कहीं लोग वीडियो भी बनाते दिखे। वर्सोवा में अभिनेत्री डिंपल कपाड़िया बेटी ट्विंकल के साथ तूफानी हवाओं में झूमते पेड़ों का वीडियो बनाते हुए दिखी। तो जुहू में अमिताभ बच्चन के घर के पास कई पेड़ों की डालियां टूट गईं। इस वक्त हम अमिताभ बच्चन के घर के बाहर जुहू में हैं और यहाँ आप देख लीजिए बहुत ज़्यादा असर जो है वो दिख तो नहीं रहा है, क्योंकि देख लीजिए बंगला तो है वो सुरक्षित है, काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट कर दिया गया है। कोरोना संक्रमण से जूझती मुंबई पर तूफान की मार दोहरे जख्म जैसी थी। अस्पतालों से मरीजों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया। खुद मुंबई की मेयर आज सड़कों पर थी। जैसे एनडीआरएफ की जो टीम है वो तैनात है, फायर की हमारी टीम तैनात है, हमारे लाइफ गार्ड हर बीच के ऊपर वो खुद परसों से ही तैनात है। ऐसा तूफान 1891 में आया था। इत्तेफाक देखिए, उसी साल मौसम विभाग ने तूफानों का आधिकारिक रिकॉर्ड दर्ज करना शुरू किया था। मुस्तफा शेख, विद्या और तनुश्री पांडे के साथ साहिल जोशी, मुंबई आज तक। अरब सागर में उठा चक्रवाती तूफान निसर्ग का असर दमन से लेकर गुजरात तक दिखाया गया और समुद्री लहरें किनारों को तोड़ आगे बढ़ने को मचलती दिखाई दी। गुजरात में सूरत, द्वारका, वलसाड जैसे समुद्री तटों पर निसर्ग की चोट पड़ी। समंदर के इस हाहाकार ने दमन को डरा दिया। यूं तो पहले से ही दमन चक्रवाती तूफान निसर्ग के निशाने पर था, इसीलिए बुधवार को जब ये तूफान दमन के समुद्री किनारे से टकराया तो किसी भूचाल की तरह दिखा। निसर्ग साइक्लोन की वजह से जहां समुद्र उफान पर है तो वही एनडीआरएफ की टीम जो है वो डिप्लॉय हो चुकी है। दमन के समुद्र किनारे पर ये एनडीआरएफ की टीम है जिसे डिप्लॉय किया गया है। आप सुन सकते हैं कि यहाँ पे वो लगातार वार्निंग इश्यू कर रहे हैं, लोगों को ये कह रहे हैं कि वो समुद्र में न जाए क्योंकि समुद्र में साइक्लोन तूफान आने वाला है, जिसके चलते वो समुद्र के अंदर न जाए। दमन से आगे समुद्री तूफान निसर्ग की आहट पूरा गुजरात महसूस कर रहा था। सूरत में सुवाली बीच पर तूफान की दस्तक से पहले ही एनडीआरएफ की टीम हालात से निपटने के लिए तैयार थी। द्वारका में भी समुद्र ने कम कोलाहल नहीं मचाया।
यहाँ भी कोस्ट गार्ड की टीम पूरी तैयारी के साथ खड़ी थी। गिर और सोमनाथ में निसर्ग तूफान की वजह से तेज हवाएं चली तो वहीं जमकर बरसात भी होने लगी। वैसे ही वलसाड भी समुद्री लहरों का ताव देखता रहा। तूफान से निपटने की तैयारी पहले से ही महाराष्ट्र और गुजरात दोनों राज्यों में थी। उस पर से अच्छी बात यह रही कि 129 साल बाद आया चक्रवात बगैर तबाही के लौटता दिख रहा है। दमन से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अलीबाग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर और ठाणे तक तूफान ने तांडव मचाया। आज हम आपको दिखाएंगे तूफान क्यों आते हैं और उन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। अरब सागर से उठे निसर्ग तूफान से तबाही की तस्वीरें आपके सामने हैं। मुंबई से लेकर महाराष्ट्र के अलीबाग, रत्नागिरी, रायगढ़, पालघर और ठाणे तक तूफान ने तांडव मचाया। आज हम आपको बताएंगे कि ये तूफान क्यों आते हैं और इन तूफानों के नाम कैसे रखे जाते हैं। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, इस समुद्री तूफान को निसर्ग नाम बांग्लादेश ने दिया है। ये बंगाली शब्द है जिसका अर्थ है प्रकृति। समुद्री तूफानों के नाम की जो नई लिस्ट तैयार हुई है उसमें निसर्ग पहला नाम है। इससे पहले 64 नामों की एक लिस्ट थी जो अम्फान तूफान के साथ ही खत्म हो गई। इसलिए तूफानों के नाम की एक नई लिस्ट तैयार की गई है जिसमें ये पहला नाम है। 2004 में चक्रवाती तूफान के नाम रखने की प्रक्रिया शुरू की गई है। हिंद महासागर के 8 उत्तरी देश बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैंड एक साथ मिलकर आने वाले चक्रवाती तूफान के 64 यानी हर देश 8 नाम तय करते हैं। जब चक्रवात इन 8 देशों के किसी हिस्से में पहुंचता है तो सूची से अगला दूसरा सुलभ नाम रख लिया जाता है। इन 8 देशों की ओर से सुझाए गए नामों के पहले अक्षर के अनुसार उनका क्रम तय किया जाता है और उसके हिसाब से ही चक्रवाती तूफान के नाम रखे जाते हैं। आज तक ब्यूरो।